गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था। ये फर्स्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठोस अवस्था। तो ठोस पदार्थों के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। पदार्थ की एक अवस्था होती है ठोस। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ठोस पदार्थ के सामान्य गुण कौन कौन से हैं। तो ठोस पदार्थों की जो सामान्य गुण हैं, पिछली क्लासों में भी अपन ने बात कर ली थी, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सामान्य गुण, तो सामान्य गुणों में अगर बात करें तो इनका द्रव्यमान और आयतन और आकार। द्रव्यमान, आयतन, आकार निश्चित होते हैं, कभी चेंज नहीं होते जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये निश्चित होते हैं। इसके अलावा इनका जो अंतर आणविक बल है, यानी कणों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, कणों के मध्य जो आकर्षण बल है, ये बल बहुत ज्यादा होता है, बहुत प्रबल। इसके अलावा ये कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। थर्ड है इनका गलनांक और कथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों अधिक होते हैं। कणों के मध्य जो दूरी है, कणों के मध्य दूरी बहुत कम होती है। ठीक है। अब जो ठोस है, ठोस पदार्थ, उनको दो भागों में बांट सकते हैं अपन। एक भाग है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। इनमें भी आपने पिछली क्लासों में बात कर ली होगी, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनकी ज्यामिति संरचना निश्चित होती है, निश्चित ज्यामिति संरचना में व्यवस्थित रहते हैं कण जो हैं। इसके जो कण है, अवयवी कण, परमाणु, आयन, अणु, वो तो कणों की एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। जबकि इसकी बात करें तो इनकी व्यवस्था निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती। दूसरा अंतर अगर बात करें तो इनके गलनांक निश्चित होते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, ये भी निश्चित होते हैं, इनमें नहीं होते। इनका शीतलन वक्र, आगे बात करेंगे। शीतलन वक्र, शीतलन वक्र असतत होता है, इनका सतत होता है। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति, जबकि ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये दोनों चीजें मैं आगे बताऊंगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसमें एग्जाम्पल आपके हैं NaCl है, KCl है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, आयरन, Cu, Au आदि। जबकि इसकी अगर बात करें तो इनको आभासी ठोस भी बोलते हैं, आभासी ठोस। याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस या अधिशितित द्रव कहते हैं।
अधिशीतित द्रव कहा जाता है, क्योंकि इनमें द्रव की तरह मंद प्रवाह का गुण पाया जाता है। ये धीरे धीरे, बहुत धीरे प्रवाहित होते हैं, इसलिए इनको अधिशीतित द्रव कहा जाता है। रबर, रेजिन, प्लास्टिक, कांच आदि इसके एग्जाम्पल है। तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस हो गए। ठीक है, अब हम इनमें और अंतरों की बात कर लेते हैं कि और बाकी के क्या अंतर हो सकते हैं डिटेल से। तो इन अंतरों को मैं मिटा देता हूं। इसके अलावा एक दो अंतर और हैं जो मैं आपको बता दूं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि अक्रिस्टलीय जो ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस, ये क्रिस्टलीय ठोस, इनके बारे में मैंने कहा कि ये आभासी ठोस है, आभासी। तो फिर ये कौन से हैं? ये वास्तविक है, ये वास्तविक ठोस है, जबकि ये आभासी ठोस है। ठीक है, मैंने कहा कि इनका जो शीतलन वक्र है असतत होता है। असतत का मतलब इनका वक्र ऐसा होगा, शीतलन वक्र निश्चित गलनांक के कारण, इनका गलनांक निश्चित होता है, एक निश्चित गलनांक पर ही ये पिघलते हैं, इसलिए इनका असतत वक्र आता है यूं। जबकि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, इसलिए ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहां पे समय है, इधर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, ये समय हो गया। समय के साथ साथ इस तरीके से डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है। ठीक है, मैंने बोला इनकी प्रकृति विषम दैशिक होती है और इनकी समदैशिक होती है। अर्थात विषम दैशिक और समदैशिक। तो विषम दैशिकता क्या होती है? देखिए, अगर इसके हम मान लीजिए ये अवयवी कणों की व्यवस्था है, इस तरीके से अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में हम पहले ही बात कर चुके हैं इसकी। तो कुछ इस तरीके से हैं। ये तो क्रिस्टलीय ठोसों के जो भौतिक गुण है, जैसे चालकता, अपवर्तनांक, कठोरता, तनन सामर्थ्य आदि के मान अलग अलग दिशाओं में से अगर मापें तो इनकी अलग अलग दिशाओं में कणों की व्यवस्था जो है अलग अलग होती है, जिसके कारण से इसके जो भौतिक गुण है वो अलग अलग दिशाओं से अलग अलग प्राप्त होते हैं। जैसे इधर से नापें तो इधर से अवयवी कणों की व्यवस्था अलग आएगी। ठीक है, यहां से यूं मापेंगे तो इस साइड में, इस साइड में अवयवी कणों की व्यवस्था अलग आएगी, इसलिए मान भी क्या होते हैं? अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसको विषम दैशिकता बोलते हैं। जबकि इसके अंदर अगर बात करते हैं तो इसमें मान सभी दिशाओं में समान प्राप्त होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में, इसलिए ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, विदलन की अगर बात करें तो विदलन का मतलब है तेज धार वाले औजार से अगर इनको काटें, क्रिस्टलीय ठोसों को, तो ये एकदम इनकी जो सतह होगी वो सपाट और चिकनी कटती है। सतह जो है सपाट और चिकनी। अगर तेज धार वाले चाकू से इनको काटेंगे तो कटने के बाद में जो सतह आएगी, काटने के बाद में, वो एकदम चिकनी और सपाट होगी। जबकि इसमें क्या होती है? खुरदरी होती है इसमें। ठीक है ना, इनको अगर तेज धार वाले चाकू से काटेंगे तो वो नियमित नहीं होती, खुरदरी सतह होती है इसकी, खुरदरी सतह। ठीक है, इसमें अगर अवयव कणों की व्यवस्था की बात करें तो दीर्घ परासी होते हैं, ये लघु परासी होते हैं। गलन ऊष्मा निश्चित होती है, इनकी अनिश्चित होती है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे
क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, कि क्रिस्टलीय ठोसों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। जो क्रिस्टलीय ठोस के ऊपर ही हमारी बात होगी यहाँ पे मेन इस चैप्टर के अंदर। तो उनका वर्गीकरण क्या है, कितने भागों में हम उनको बांट सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो देखिए फर्स्ट वर्गीकरण है आणविक ठोस। आणविक ठोस यानी इसमें जो अवयवी कण है वो अणु होते हैं। अवयवी कण कौन होते हैं? अणु। अवयवी कण अणु होते हैं, ठीक है। अब इनको दो भागों में बांटा गया है इनकी प्रकृति के आधार पर, एक धात्विक और एक अधात्विक। अर्थात जो अणु है, जो परमाणु है, वो धातु हो। क्या हो? धातु हो। ध्रुवीय अध्रुवीय बोल सकते हो आप इसको, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो हम अगर इसको धात्विक और अधात्विक की जगह ध्रुवीय और अध्रुवीय लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ध्रुवीय व अध्रुवीय। अब ध्रुवीय के अंदर देखिए, ध्रुवीय के अंदर कौन कौन से ठोस आते हैं। इनमें ध्रुवीय अणु होते हैं, अवयवी कण, जैसे कि HCl, SO2 आदि। इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। गलनांक क्वथनांक जो अधिक होता है, ये नरम होते हैं और कुचालक होते हैं। जबकि अध्रुवीय जो है, अगर इसके उदाहरणों की बात करें तो H2 है, Cl2 है, CH4 है, CCl4 है आदि। इनमें दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। ये नर्म और कुचालक होते हैं, गलनांक कम होता है। ये अध्रुवीय अणु होते हैं, ठीक है। सेकंड जो इसका प्रकार है वो है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्रिस्टलीय ठोसों का सेकंड प्रकार है आयनिक ठोस। अब साफ साफ दिख रहा है, आयनिक ठोस मतलब अवयवी कण कौन होंगे? अवयवी कण आयन होंगे। कौन होंगे? आयन, धनायन और ऋणायन होंगे, ठीक है। अर्थात इनमें आयनिक आबंध होता है, आयनिक आबंध पाया जाता है। इसके अलावा आयनिक आबंध पाया जाता है। ये ठोस, आयनिक ठोस भंगुर होते हैं। पिछली क्लास में बात की थी अपन ने। कठोर भी होते हैं। विद्युत के ये सुचालक होते हैं विलयन में, यानी जलीय विलयन। विलयन विद्युत का सुचालक होता है। और इनके गलनांक और कथनांक जो होते हैं बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करें तो आयनिक यौगिक आ जाएगा, NaCl हुआ, KCl हुआ, कॉपर सल्फेट हुआ, CuSO4, ठीक है, आदि। एक आता है तीसरा प्रकार, इसलिए मैंने यहां पे हटा दिया है, तीसरा अलग से डाल दिया है, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्रिस्टलीय ठोसों का तीसरा प्रकार है धात्विक ठोस। यानी इनमें जो है चारों ओर जो अवयवी कण है वो धातु होती है। धातुओं के परमाणु, धातु परमाणु, अवयवी कण होते हैं धातु परमाणु।
इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। आपने धातुओं के गुणों के बारे में पढ़ा होगा। आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण पाया जाता है। अगर इनको चोट गर्म करके चोट मारा जाए तो पतली चद्दर में बदल जाएंगे, बल लगाकर खींचा जाए तो ये तार में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स हैं Cu है, Ag है, Au है, Fe है, Al है आदि। तो ये क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है। इसके अलावा एक चौथा प्रकार और अपन बता सकते हैं, वो है सह संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं इनको, नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। अब इनके क्या गुण है, इनमें कौन होता है, तो इस प्रकार के ठोसों में सह संयोजक आबंध होता है। सह संयोजक आबंध पाया जाता है। ये विशाल अणु कहलाते हैं। विशाल अणु, पूछ ले कि विशाल अणु कौन होते हैं, तो नेटवर्क ठोसों को विशाल अणु कहा जाता है। कठोर होते हैं बहुत ज्यादा। विद्युत के ये कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक। परंतु अपवाद है ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है, ये सुचालक होता है। ठीक है। गलनांक बहुत ज्यादा होता है। गलनांक की बात करें तो उच्च होता है। एग्जाम्पल हीरा सबसे कठोर पदार्थ, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज आदि, ये नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक है समाकृतिकता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समाकृतिकता। समाकृतिकता, देखिए समाकृतिकता क्या है। अलग अलग यौगिकों की क्रिस्टलीय आकृति समान होती है तो उन्हें समाकृतिकता कहते हैं, समाकृतिक कहते हैं। इस गुण को समाकृतिकता कहा जाता है। मतलब कि देखो नाम से इसमें क्लियर है, समाकृतिकता यानी समान आकृति। यौगिक अलग अलग हो, अलग अलग यौगिक हो, लेकिन आकृति समान हो। यौगिक अलग अलग हो लेकिन आकृति क्या हो, समान हो, तो ऐसे यौगिकों को समाकृतिक कहते हैं और इस गुण को समाकृतिकता कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, K2 SO4 डॉट Al2 SO4 3 डॉट 24 S2O। ये फॉर्मूला देख के आपको याद आ रहा होगा कि किसका फॉर्मूला है, ये पोटास फिटकरी का है। पोटास फिटकरी। इसी टाइप से एक और एग्जांपल देखिए, क्रोम फिटकरी, क्रोम फिटकरी। इसमें आपका एग्जांपल है K2 SO4 डॉट Cr2 SO4 3 डॉट 24 H2O। तो यहां पे मॉलिक्यूल्स देखिए, जो मॉलिक्यूल्स है अणुओं की संख्या समान है। ये K2 है, ये भी K2, SO4 SO4, यहां पे Al2 2 है तो Cr यहां पे 2 है,
SO4 3 है, SO4 3 है, 24H2 और 24H2 अलग अलग यौगिक हैं, लेकिन अगर इनकी जब आकृति बनती है तो वो समान बनती है, इसलिए ये समाकृतिक हो गए। ठीक है। एक होता है बहुरूपता, ये क्या हो गया, समाकृतिकता। एक होता है बहुरूपता, बहुरूपता अर्थात यौगिक जो है एक हो, यौगिक क्या हो, यौगिक समान हो, लेकिन आकृति अलग अलग हो, अलग अलग आकृति हो। यौगिक समान हो, आकृति अलग अलग हो। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके 3 टाइप के रूप पाए जाते हैं। एक है कैल्साइट, दूसरा है अर्गोनाइट, तीसरा है बैटेराइट। अब इसकी आकृति की बात करते हैं तो त्रिकोणीय होती है, त्रिकोणीय। इसकी आकृति होती है विषमलाक्ष, और इसकी होती है षटकोणीय। तो तीनों की आकृति अलग अलग है, लेकिन तीनों ही कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं। तो ये बहुरूपता हो गई, बहुत सारे रूप। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक क्या होता है? जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उन ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, और इस व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, और इस व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक जाल सा निर्माण हो जाता है, अवयवी कणों का एक जाल बन जाता है। ठीक है। अब ये जो अवयवी कण है, इस क्रिस्टल जालक के अंदर अवयवी कणों को बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस बिंदु द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है, और इन बिंदुओं को जालक बिंदु का कहते हैं, जालक बिंदु कहलाती हैं। अवयवी कणों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु ही काम में लेते हैं, और इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहा जाता है। अगर हम किसी क्रिस्टल जालक की संरचना बनाएं और एकक कोष्ठिका, तो हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए, घन बनाए एक, ये घन हो गया। कोनों को मिला दीजिए। एकक कोष्ठिका होती है ऐसी, जो क्रिस्टल जालक के अंदर पाई जाती है। अब क्रिस्टल जालक इसके अंदर मैं बनाने जा रहा हूं। क्या करें, आप थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये अपन ने क्रिस्टल जालक का निर्माण कर लिया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए आपको कैसे करना है इसमें क्रिस्टल जालक का निर्माण। आप यहां पे एक लाइन खींचिए,
यहां से ये लाइन खींच दी, मिला दें इनको नीचे वाली से, एक बीचों बीच खींच दें, यहां से खींच दीजिए चाहे तो आप, थोड़ी नीचे रह गई आई थिंक। ठीक है, एक यहां पे खींच दीजिए, ये खिंच रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी के पैरेलल एक नीचे खींच दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ऐसे बीच में एक लाइन खींच दीजिए, से इसमें खींच दीजिए एक इसके पैरेलल, दोनों के बीच से जाएगी ये ऐसे। ठीक है, एक यहां खींच दीजिए, एक यहां बीचों बीच खींच दीजिए, यहां पे भी खींचेगी फिर एक इन दोनों को मिलाने के लिए, एक यहां से जाएगी ऐसे, और एक यहां पे बनेगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कुछ काफी घिचपिच हो गया है। तो फाइनली इसके अंदर जो अवयवी कण है उनको बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित कर देंगे हम यूं, हर कोने पे एक बिंदु लगेगी, इसका मतलब ये अवयवी कण है, सब पे लगा देंगे। और एक अगर बॉक्स को देखें यहाँ पे आपको पूरा बॉक्स एक डब्बे सा जो बना हुआ है ये मिलेगा जालक, एकक कोष्ठिका है ये, एकक कोष्ठिका, इसको एकक कोष्ठिका कहा जाता है। बाकी डायग्राम आप जो है बुक में देख लेना, वहां पे सही से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो लाइनें खींचने से फिर वो घिचपिचा हो गया है, मिक्स हो गई ऐसा प्रतीत हो रहा है, साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको नोट्स में दिखा देता हूं ये कैसा बनेगा, ये आप देख सकते हैं, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका है ये। ठीक है, यहां रख देता हूं मैं, अब आप अच्छे से देख लीजिए। ये त्रिविम जालक है पूरा, ये गोल गोल जो बिंदुओं से प्रदर्शित किया गया अवयवी कण है, और इसमें एक देखो छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर बनता है ये, जैसे एक दीवार बनती है छोटी छोटी ईंटों से मिलकर, वैसे ही घन के आकार के छोटे छोटे बॉक्स मिलकर जो क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो एक जो बॉक्स होता है छोटा, एक जो छोटा घन है उसको एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहा जाता है। इसमें आपको पेंसिल से हाईलाइट कर रखा है मैंने, देखिए डार्क शेप में, ये एकक कोष्ठिका यानी मात्रक कोष्ठिका है। और अब हम इसी की बात करने वाले हैं, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका देखिए, ये एक बॉक्स जो होता है एकक कोष्ठिका है। क्रिस्टल जालक में यानी दीवार में से एक ईंट निकाल लें तो वो एकक कोष्ठिका हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही ये एक कोष्ठिका है, ये एकक कोष्ठिका है, और इसके अंदर छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, बार बार ये रिपीट होता है तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और इस एकक कोष्ठिका को दर्शाने के लिए कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, पैरामीटर की आवश्यकता होती है। ये पैरामीटर 3 कोण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसके अलावा 3 भुजाएं होती हैं, ए, बी, सी। तो टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं ये पैरामीटर कहां पे हैं।
मैंने ये कोना ले लिया, ठीक है। अब यहां पे ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला देखो, हमने जेड अक्स कर लेते हैं, ये हो गया जेड अक्स, ये हमने कर लिया वाई एक्स, और ये हमने कर लिया एक्स। यहां पे ये जो भुजा है बी है, ये वाली जो भुजा नजर आ रही है आपको, इस वाली भुजा का नाम है सी, और ये भुजा है ए, ठीक है। तो भुजा सी और बी के बीच में जो ये एंगल बनता है ये अल्फा है, ए और बी के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये गामा है, और सी और ए के बीच में बन रहा है ये वाला एंगल, ये है बीटा। तो ये 6 पैरामीटर हैं एकक कोष्टिका के। आगे बात समझ में। अब इसी आधार पर एकक कोष्टिकाओं को विभाजित किया गया है इन पैरामीटर्स के साइज के आधार पर, अवयवी कणों की संख्या के आधार पर। तो पहले हम जो बात करेंगे वो अवयवी कणों की संख्या के आधार पर करेंगे कि एकक कोष्टिका को अवयवी कणों की संख्या के आधार पर जो है कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से भाग हैं। तो एकक कोष्टिका के प्रकार, एकक कोष्टिका के प्रकार। फर्स्ट है आद एकक कोष्टिका, या फिर इसको सरल घनीय एकक कोष्टिका भी कहा जाता है। सरल घनीय एकक कोष्टिका, सरल घनीय एकक कोष्टिका। अब इस एकक कोष्टिका में होता क्या है, जो अवयवी कण है वो एकक कोष्टिका के कोनों पर स्थित होते हैं। कुल जालक बिंदुओं की संख्या इसमें 8 होती है, मतलब ये एकक कोष्टिका है। ये एकक कोष्टिका है, तो अवयवी जो कण हैं इसके 8 कोनों पर स्थित होते हैं। यहां 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर एकक कोष्टिका के अंदर 8 कोनों पर अवयवी कण स्थित हैं तो उसे सरल घनीय एकक कोष्टिका कहा जाता है। दूसरा जो है, दूसरा प्रकार केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका, देखिए इसमें 8 कोनों पर तो होता ही है, 8 कोणों पर तो होगा ही अवयवी कण। इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर भी अवयवी कण होता है, ठीक है। तो उस आधार पर हम इसको 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका को। वो 3 कौन कौन से, देखिए 8, मैंने कहा 8 कोनों पर तो होगा ही, 8 कोनों के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी अवयवी कण उपस्थित होगा। केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसमें फर्स्ट है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें क्या होता है, देखो इसमें 8 कोनों के अलावा एकक कोष्टिका का जो केंद्र है उसमें भी स्थित होता है अवयवी कण।
ये एकक कोष्टिका है, ये एकक कोष्टिका बना ली अपने छोटी सी। ये लीजिए, अब इसमें अवयवी कण 8 कोणों पर तो स्थित होगा ही, यहां 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 पे, ये 8 कोणों पर तो अवयवी कण है ही। इसके अलावा ये जो एकक कोष्टिका, ये जो घन है, इसके सेंटर में भी होगा, बीचों बीच, यानी यहां पे। तो टोटल 9 अवयवी कण। ठीक है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होता है, 8 कोनों पर तो होता ही है अवयवी कण स्थित, और कोणों के अलावा किन्हीं भी 2 आमने सामने के जो फलक है, जैसे एक रूम होता है, रूम को अपन एकक कोष्टिका मान ले, तो फलक का मतलब हो गया इसकी दीवारें, छत और फर्श, ये इसके फलक हो गए। तो वैसे ही एकक कोष्टिका की जो दीवारें हैं ये फलक कहलाते हैं, और यहां पे जो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है, इसके अंदर जो इसके फलक हैं उनके केंद्र में भी देखो, फलक केंद्रित यानी फलकों के केंद्र में भी अवयवी कण स्थित होता है। कोनों पर तो होगा ही, 8 कोनों पर तो हम बना ही देंगे। कोनों के साथ साथ अवयवी कण जो है इसके फलकों के केंद्र में भी स्थित होता है। जैसे नीचे का फलक है, फर्श मान लीजिए इसको, इसका केंद्र हो गया। ये छत मान लीजिए ऊपर का फलक है, इसका केंद्र में हो गया। ये दीवार हो गई साइड वाली, ये सामने वाली, ये पीछे वाली केंद्र दीवार के केंद्र में, और ये इस साइड वाली दीवार के केंद्र में। तो फलकों के केंद्र में भी स्थित होता है अवयवी कण। इस प्रकार से जालक बिंदुओं की संख्या इसमें 14 हो जाती है। इसमें कितनी दी, 9 है इसमें। और तीसरा जो प्रकार है इसका केंद्रित एकक कोष्टिका का, वो है अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, इसमें क्या होता है, इसमें एकक कोष्टिका के कोनों पर तो होता ही है, कोनों के अलावा कोनों पे तो अवयवी कण होगा ही, यानी यहां पे 8 कोनों पर तो अवयवी कण स्थित होता है। इन 8 कोनों के अलावा किन्हीं भी 2 आमने सामने के जो फलक हैं उन पे भी अवयवी कण उपस्थित होता है। आमने सामने के कोई भी हो, ये आमना सामना ऊपर नीचे का, लेकिन होना आमना सामना चाहिए, यानी छत और फर्श या आमने सामने की दीवार। तो आमने सामने के कोई भी 2 फलकों पर 2 फलक के केंद्रों में अवयवी कण हो, तो मैं आमने सामने के यहाँ पे एक तो नीचे वाले में बना देता हूं ये केंद्र में, और एक ऊपर वाले केंद्र में बना देता हूं। तो ये आमने सामने के 2 फलक हो गए जिसपे अवयवी कण उपस्थित होता है। तो इसमें टोटल जालक बिंदुओं की संख्या 10 हो जाती है। तो ये केंद्रित एकक कोष्टिका का 3 प्रकार हो गया, अंत केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, आगे कंटिन्यू पैरामीटर्स के आधार पर इनको विभाजित करेंगे अगले लेक्चर में।